Hello, babies and babas. Hello, boys and girls. Hello, my dear viewers. My name is Professor नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. आई होप आप सब स्वस्थ हैं और बहुत बहुत मस्त है. चलिए बच्चों, आज अभी इसी वक्त लेट अस कंटिन्यू विथ आवर बिजनेस लॉ. जी हाँ, हमने बिजनेस लॉ की शुरुआत की थी. हमने बिजनेस लॉ मॉड्यूल 1 चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था. बस उसी में आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं बच्चों क्या है द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. मेक अ ब्यूटिफुल स्टार मार्क टूवर्ड्स द लास्ट कॉन्सेप्ट. बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक अच्छा सा स्टार मार्क कर दीजिए. लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. क्या बात करता है बच्चों? लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ अ कॉर्पोरेट व्हील. एक स्टार मार्क कर दीजिए. बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट बात करता है फ्रॉड के बारे में. आप बोलोगे मैडम क्या बोल रहे हो? ये कॉन्सेप्ट बात करता है फ्रॉड के बारे में. जैसे कि अब तक हम ये बहुत क्लियरली जान चुके हैं. अब तक हम ये बहुत क्लियरली जान चुके हैं कि कंपनी को एक लीगल स्टेटस मिल जाता है. कंपनी को एक लीगल स्टेटस मिल जाता है. कानून की नज़र में कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है. कंपनी को चालू करने वाले लोग, कंपनी में काम करने वाले लोग, कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग और कंपनी डिस्टिंक्ट पर्सन्स है. ये अलग अलग लोग हैं. कंपनी कानून की नज़र में एक सेपरेट एग्जिस्टेंस रखती है. बच्चों, ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील. यानी एक पर्दा हटाना, एक फ्रॉड को एक्सपोज करना. इसे कहते हैं लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. बच्चों, लीगली माना कि कंपनी को एक लीगल स्टेटस मिलता है. माना कंपनीज एक्ट के अंदर ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करके आप कंपनी को एक सेपरेट लीगल स्टेटस दे सकते हो. लेकिन दिमाग लगाओ, कानून की नज़र में वो सेपरेट एंटिटी बन गया, लेकिन क्या वो कंपनी खुद से फ्रॉड कर सकता है? क्या वो कंपनी खुद से क्राइम कमिट कर सकता है? क्या वो कंपनी खुद से चीटिंग कर सकता है? बच्चों, नो व्यूअर्स, नो, एब्सोल्युटली नॉट. इसीलिए ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है. इसीलिए ये जानना माय डियर व्यूअर्स बहुत ज़रूरी है कि क्राइम अगर कमिट हुआ है, चीटिंग अगर हुई है, लॉ अगर तोड़ा गया है, तो उसको तोड़ने के पीछे एक्चुअली हाथ किसका था? कंपनी तो हो ही नहीं सकता. डेफिनेटली कंपनी में कुछ लोग हैं, वो उनके शेयर होल्डर्स हो, उनके डायरेक्टर्स हो, उनके एम्प्लॉयज़ हो, उनके प्रमोटर्स हो, कोई भी हो, उसके पीछे कोई भी हो. लेकिन इसमें हाथ किसका था? कंपनी का तो नहीं है, लेकिन तो फिर हाथ किसका था ये जानना बहुत ज़रूरी है. और ये जानने का काम हमारे कोर्ट का है. इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बच्चों लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. पर्दा हटाना है, हमें देखना है कि असली क्राइम किसने कमिट किया, असली झूठ किसने बोला, असली लॉ किसने तोड़ा है. बच्चों, कंपनी का एक बहुत ही बड़ा सा ड्रॉबैक अगर बोल सकूँ तो बताऊंगी कि कंपनी में पैसे लगाने वाले लोग और कंपनी को एक्चुअली चलाने वाले लोग दो अलग अलग होते हैं. काफ़ी केसेस में सेम भी होते हैं. व्हाट आई मेंट इज शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स सेम भी होते हैं काफ़ी प्राइवेट कंपनीज में. लेकिन काफ़ी कंपनीज में अलग अलग भी होते हैं. इनके अलग अलग होने की वजह से काफ़ी सारे डिस्क्रिपेंसीज आ सकते हैं. माय डियर व्यूअर्स, देखेंगे, हमारा शुरू करेंगे लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. सुंदर सा स्टार मार्क लगा दीजिए. अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन डिस्टिंग फ्रॉम इट्स मेंबर्स. हमने ये किस में पढ़ा? देखो बच्चों, एग्जाम में जब आंसर लिख रहे हो, जब कोई स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपके पास अगर केस लॉ है जो कि हमने पहले पढ़ा हो, तो उस केस लॉ को अगर आप मेंशन करते हो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स बैक कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. देखिए, कंपनी इज अ लीगल पर्सन डिस्टिंग फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ये हमने बहुत अच्छे से सोलोमन वर्सेस सोलोमन में पढ़ा था. आपको वो केस लॉ अगर याद नहीं है तो पहले जाके अपने वो वीडियोस देखिए. आगे बढ़ेंगे. दिस प्रिंसिपल में बी रेफर्ड टू एज, अंडरलाइन कीजिए, द व्हील ऑफ इनकॉर्पोरेशन. The effect of this principle is that there is a fictional wheel between the company and its members. जो wheel है, जो पर्दा है, वो fictional है बच्चों. That is, the company has a corporate personality which is distinct from its members. It is because
it became necessary for the courts, understand, it became necessary for the courts, बहुत ज़्यादा झूठ बोला जा रहा था, बहुत ज़्यादा क्राइम कमिट हो रहे थे, तो कोर्ट का ये काम था देखना, टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील और क्रैक द शेल ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एंड look at the persons behind the company who are the real beneficiaries of the corporate fiction. एक्चुअली कंपनी के आड़ में झूठ कौन बोल रहा है, एक्चुअली कंपनी के आड़ में झूठ कौन बोल रहा है, गलत कौन कर रहा है, ये देखना कोर्ट को ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि गलत तो हो रहा है माय डियर व्यूअर्स, गलत तो हो रहा है, किसने किया वो जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, द वेरियस केसेस एक्सेप्शंस, द वेरियस केसेस इन विच कॉर्पोरेट व्हील हैज़ बिन लिफ्टेड। अभी कौन से केस में कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हुआ है, पर्दा हटाया गया है, ये देखने के लिए कि गलत कौन है और सही कौन है, एक्चुअली गलत किसने किया है। फर्स्ट इज बच्चों प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज माय डियर व्यूअर्स प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। मैडम इसका मतलब क्या होता है? जी हाँ बच्चों, रेवेन्यू यानी इनकम, ये बोलूँ मैं, एम आई राइट इफ आई टेल दिस दैट रेवेन्यू इज इनकम? अब मेरा एक सवाल है आपसे, रेवेन्यू यानी इनकम, बच्चों गवर्नमेंट को ये इनकम कैसे मिलती है? गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू क्या होता है, आप सोच के बताइए। गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू होता है माय डियर व्यूअर्स उनका टैक्स। हम जो टैक्स भरते हैं, देश में रहने वाले लोग जो टैक्स भरते हैं, ये गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है, माना, ये गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू होगा, माना। बच्चों एक ऐसा केस हुआ था जहाँ पे, एक्चुअली उसके बारे में हम बात धीरे थोड़ा सा बाद में करते हैं। तो गवर्नमेंट को जब ये रेवेन्यू मिलना चाहिए और कोई कंपनी या कंपनी के पीछे छुपे हुए लोग कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिससे कंपनी के लोगों का रेवेन्यू, अंडरस्टैंड, जिससे कंपनी के लोगों का रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास ना जाके, जो टैक्स के मामले में जो एज अ टैक्स गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए था, लेकिन वो गवर्नमेंट के पास ना जाके वो खुद के जेब में रखे, झूठ बोल के, फ्रॉड करके, ये बात गलत है। अगर ऐसा कुछ कोर्ट नहीं देखा तो ये कोर्ट का काम है जानना कि एक्चुअली इसमें केस क्या था। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अंडरस्टैंड, द कोर्ट्स में इग्नोर द कॉर्पोरेट, अंडरस्टैंड, द कोर्ट में इग्नोर द कॉर्पोरेट एंटिटी of a company where it is used for tax evasion, टैक्स ना भरने के लिए ऐसा कुछ करना, ऐसा कोई काम करना जिससे आपको टैक्स ना भरना पड़े, आपको गवर्नमेंट को ना भरना पड़े टैक्स, उसे टैक्स इवेजन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक अ पेंसिल एंड गिव इट अंडरलाइन, सर दिनशो मानिक जी पटीट, सर दिनशो मानिक जी पटीट। बच्चों इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर व्यूअर्स। देखिए क्या होता है बच्चों, ये है हमारे मिस्टर डी, ये है हमारे मिस्टर डी। बच्चों मिस्टर डी के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट योर कंप्लीट फोकस ओवर योर माय डियर व्यूअर्स। मिस्टर डी के माय डियर व्यूअर्स बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स थे। अगर किसी पर्सन ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे, अगर किसी पर्सन ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे तो जाहिर सी बात है वो इन्वेस्टमेंट्स में से, जाहिर सी बात है वो इन्वेस्टमेंट्स में से उनको इनकम जनरेट होती होंगी। जी हाँ, उनको डिविडेंड या तो फिर इंटरेस्ट उनको मिलता होगा। बच्चों ये उनके लिए क्या होगा, ये उनके लिए एक इनकम होगा। जी हाँ बिल्कुल, अगर हमारे पेरेंट्स कभी बैंक में जाके एफडी करवाते हैं, अगर हमारे पेरेंट्स कभी बैंक में जाके एफडी करवाते हो तो उनको एफडी पे क्या मिलता है भाई, एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है। ये एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है, इसे क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं। बस उसी तरह से मिस्टर डी का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट्स था और वह इन्वेस्टमेंट्स पे उनको डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलता था। उनको पता चला कि ये जो मेरा इंटरेस्ट और डिविडेंड है, यानी ये जो मेरा इनकम है, उसमें से मुझे भरना पड़ेगा टैक्स, उसमें से मुझे भरना पड़ेगा टैक्स। बच्चों उनकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा थी,
उनकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए उनको टैक्स भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इसी कारणवश उन्होंने क्या किया, देखो ही इज सो स्मार्ट, आप देखिए, लेकिन देखो कानून ने कैसे पकड़ा। देखिए बच्चों, उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दी कंपनीज, उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दी कंपनीज, ऐसे उन्होंने 4 कंपनीज बना दी। देखो हाउ स्मार्टली ही डिड इट, उसने 4 कंपनीज बना दी, लेकिन कितना भी स्मार्ट हो कोर्ट तो पकड़ ही लेता है। उसने 4 कंपनीज बना दी और अपने ये जो इन्वेस्टमेंट थे ना बच्चों, ये उसने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। ये इन्वेस्टमेंट्स उसने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए और इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने कंपनी के नाम ट्रांसफ़र कर दिया। ये इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने कंपनी के नाम ट्रांसफ़र कर दिए। तो जो इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअली मिस्टर दिनशॉ ने किए थे, अब उनके नाम पे नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट्स किसके नाम पे भैया, ये इन्वेस्टमेंट्स अभी कंपनी के नाम पे। तो जाहिर सी बात है जो इंटरेस्ट और डिविडेंड आता है ये किसके नाम पे आएगा भाई, ये कंपनी के नाम पे आएगा। और उसने अपने इन्वेस्टमेंट्स इस तरह से डिवाइड कर दिए कंपनीज के बीच में, उसने अपने ये इन्वेस्टमेंट्स इस तरह से डिवाइड कर दिए कंपनी के बीच में कि किसी भी कंपनी को टैक्स ना भरना पड़े, यानी जितना भी इनकम है वो अंडर एग्जम्पशन ही आता था, जितना भी इनकम हो वो अंडर एग्जम्पशन ही आता था, उसको टैक्स भरना ही ना पड़े। और कंपनी बदले में ये जो इनकम आती थी ना उनको, ये जो इनकम आती थी उसके बदले में कंपनी ने इसको यानी मिस्टर डी को एज अ लोन दिखा के चुका दिया। यानी इनको जो भी डिविडेंड और जो भी इंटरेस्ट मिलता था वो ट्रांसफ़र करते थे मिस्टर डी को, किसके थ्रू, एज अ लोन। क्या दिखाते थे उन्होंने, उनको क्या दिखाते थे, इन चीज़ों को एज अ लोन दिखाते थे। इसी द्वारा टैक्स भी नहीं भरना पड़ा, इनकम भी आ गई और क्राइम से बच गए। बट बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, देखिए देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। सर दिनशॉ मुखर्जी पिटीट क्या है, डी एन असेसी हु वाज रिसीविंग, अंडरस्टैंड, हु वाज रिसीविंग ह्यूज डिविडेंड, हु वाज रिसीविंग ह्यूज डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम ट्रांसफर्ड हिज इन्वेस्टमेंट्स, उसने ट्रांसफर कर दिए अपने इन्वेस्टमेंट्स टू 4 प्राइवेट कंपनी, 4 प्राइवेट कंपनीज फॉर्म्ड, बनाई गई फॉर द पर्पज ऑफ रिड्यूसिंग हिज टैक्स लाइबिलिटी। उसने ये 4 कंपनी का निर्माण, यानी उसने ये 4 कंपनी को का इनकॉर्पोरेशन इसी के लिए किया कि उसको टैक्स ना भरना पड़े। ये 4 कंपनी का और कोई काम नहीं था, ये 4 कंपनी का और कोई भी काम नहीं था, 4 कंपनी का सिर्फ यही काम था कि मिस्टर दिनशॉ का टैक्स हम कैसे बचाएं। These companies transferred the income to D as pretended loan held the company were formed by D purely and simply as a means of avoiding tax obligation and the companies were nothing more than a assessee himself। बच्चों यस, ये हमारा फर्स्ट केस है जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। इसमें हमने देखा कैसे एक व्यक्ति ने झूठ बोला, फ्रॉड किया और कैसे वो कंपनी को यूज़ कर रहा था अपने खुद की टैक्स लाइबिलिटी घटाने के लिए। लेकिन कोर्ट स्मार्ट है, कोर्ट फाउंड दिस आउट और कोर्ट लिफ्टेड द कॉर्पोरेट व्हील। कोर्ट ने सच्चाई ढूंढी और पता किया कि भाई एक्चुअली मामला क्या है। सेकेंड पॉइंट माय डियर व्यूअर्स, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड or improper conduct. बच्चों, the legal personality of company may also be disregarded in the interest of justice where the machinery of incorporation has been used for fraudulent purpose। अगर आप कंपनी कुछ फ्रॉड कमिट करने के लिए बना रहे हो, खास आपने कंपनी फ्रॉड कमिट करने के लिए ही बनाई है, तो भैया इस केस में भी कोर्ट विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील। कोर्ट विल फाइंड आउट कि एक्चुअली असली क्राइम पीछे कौन है, एक्चुअली असली गलत किसने किया है, फॉर डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स एज वेल। बच्चों ये केस स्टडी भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टार मार्क कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे जोन्स वर्सेस लिपमैन, आगे बढ़ेंगे जोन्स वर्सेस लिपमैन। इसमें क्या होता है बच्चों, एल यानी मिस्टर लिपमैन। ये देखिए, ये है हमारे मिस्टर लिपमैन और ये है हमारे मिस्टर जोन्स।
मिस्टर लिपमैन के पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। मेरी एक बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मिस्टर लिपमैन के पास एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है और मिस्टर लिपमैन और मिस्टर जोन्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एल विल सेल हिज प्रॉपर्टी टू जे। एल विल सेल हिज प्रॉपर्टी टू जे और एट अ डिटरमाइंड प्राइस। एक वक्त आता है जब एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट होना होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट को इफेक्ट देना होता है और मिस्टर लिपमैन ने अपना माइंड चेंज कर दिया। मिस्टर लिपमैन ने अपना माइंड चेंज कर दिया। अभी उसको माल नहीं बेचना, यानी अभी उसको अपना प्रॉपर्टी नहीं बेचना है। उसने वादा किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था। बच्चों कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ऑनर करना पड़ेगा और नहीं ऑनर किया तो उसका रेसिप्रोकेशन तो आएगा भैया। अभी आप देखिए मेरी बात, प्रॉपर्टी उसको नहीं ट्रांसफ़र करना था, बराबर। प्रॉपर्टी उसको नहीं ट्रांसफ़र करना, ये ना करना पड़े, इसका रेपरकशंस देखो बच्चों आप कितना बड़ा है। ये ना करना पड़े इसीलिए मिस्टर लिपमैन ने भैया एक कंपनी बना दी। ये क्या बात हुई भाई, इसीलिए इसने एक कंपनी बना दी लिपमैन ने। और स्मार्ट देखो वो, उसने ये प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी। बच्चा प्रॉपर्टी किसकी? लिपमैन की। वादा किया था उसने कि वो बेचेगा, कॉन्ट्रैक्ट किया था जोन्स के साथ, नहीं बेचना था। अचानक से माइंड चेंज हो गया, इसलिए भैया ने कंपनी बना दी। कंपनी उसकी ही थी, बनाने वाला वो मतलब लिपमैन ही है, बराबर। और इसीलिए उसने ये कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिया। जब एक्चुअली जोन्स गया लिपमैन के पास कि भैया देखो तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, तुमने अगर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो तुमको ये प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र करनी ही पड़ेगी। उसने बोला भाई मेरे पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी तो मैंने कंपनी के नाम कर दी। तो ये गलत किया। ये उसने क्या किया, फ्रॉड्यूलेंट पर्पस के लिए उसने ये कंपनी बनाई। आगे पढ़ेंगे बच्चों, जोन्स वर्सेस लिपमैन। एल अग्री टू सेल अ सर्टेन लैंड टू जे। He subsequently changed his mind, and to avoid the specific performance of the contract, he sold it to a company which was formed, जो बनाई गई थी specifically for this purpose. The company had L and clerk, Lipman और clerk ही उसके solicitors as the only members. वही दो मेंबर्स थे बच्चों। ये कंपनी ऑब्वियसली फेक है क्योंकि कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी की, सो दैट लिपमैन को ये बेचना ना पड़े। जे ब्रॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, जे ब्रॉट द एक्शन फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस against L and the court and the company. The court looked at the reality of the situation, ignored the transfer. ये जो ट्रांसफ़र है ना बच्चों वो इग्नोर माना गया, वो इग्नोर कर दिया गया, सो दैट एक्चुअली आप कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करो और पता चले कि भाई हमारे जो लिपमैन साहब थे ना उन्होंने गलत किया, हमारे जो लिपमैन साहब थे उन्होंने गलत किया। एंड ऑर्डर्ड दैट द कंपनी शुड कन्वे द लैंड टू जे। जैसे पहले वादा किया गया था वैसे ही कंपनी जे को बेचनी पड़ेगी। आगे बढ़ते बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। बच्चों जब भी हम कोई ऐसे देश के साथ कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, अंडरस्टैंड, जब हम ऐसे कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं जिसके साथ हम एट वॉर है, जिसके साथ अगर हम एट वॉर है तो वो ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए, वो ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। बच्चों ये कॉन्सेप्ट बात करता है वर्ल्ड वॉर 1 की। इसमें जो केस स्टडी है ना बच्चों ये वर्ल्ड वॉर 1 की बात करता है। देखिए क्या बोलते हैं, अ कंपनी में अज्यूम एन एनिमी कैरेक्टर, वो एनिमी कैरेक्टर हो सकता है व्हेन द पर्सन इन फैक्ट, डिफैक्टो यानी द पर्सन इन फैक्ट कंट्रोल of its affairs are resident of an enemy country। अगर वो कंट्री, भले ही वो कंट्री अपने देश में बनाई गई है, भले ही वो कंपनी अपने देश में बनाई गई है, लेकिन वो कंपनी को कंट्रोल करने वाले लोग अगर वो कंट्री के हैं जिसके साथ हमारी कंट्री एट वॉर है, तो बच्चों ये भी इनफैक्ट इसको देखना पड़ेगा और डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कंपनी का कैरेक्टर कैसा है। आगे बढ़ेंगे, इन सच अ केस द कोर्ट में एग्जामिन द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन इन रियल कंट्रोल। कोर्ट को फाइंड करना पड़ेगा ऑफ द कंपनी एंड डिक्लेयर द कंपनी टू बी द एनिमी ऑफ द कंपनी, टू बी एनिमी कंपनी। वो जो कंपनी है वो एनिमी कंपनी मानी जाएगी, इवन दो
इवन दो दैट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन द होम कंट्री, तो भी उसे एनिमी माने जाएंगे। अंडरलाइन कीजिए, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर लिमिटेड कंपनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी। देखिए क्या होता है इसमें। अ कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड, कंपनी बनाई गई थी इंग्लैंड में फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग इन इंग्लैंड टायर्स मेड इन जर्मनी बाय अ जर्मन कंपनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी बनाई गई इंग्लैंड में है, लेकिन उसके पीछे जर्मनी की एक कंपनी है जहाँ से टायर बन के आएंगे। देखने के लिए तो क्या है भाई, कंपनी इंग्लैंड की है भाई, वाह 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 वाह, लेकिन एक्चुअली कंपनी वॉज कंट्रोल्ड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। देखेंगे क्या होता है, विच वॉज हेल्ड, देखिए देखिए देखिए, बाय मेड इन जर्मनी by a German company which held the bulk shares in the English company। बना इंग्लैंड में, माना कंपनी बना इंग्लैंड में, ये कंपनी है बना इंग्लैंड में, ये कंपनी टायर बेचेंगी इंग्लैंड में ही। हमको क्या लगता है इंग्लैंड की कंपनी है, इंग्लैंड में टायर बेच रही है, अरे भाई ये कंपनी है ना, लेकिन उसके शेयर होल्डर्स जो है वो तो जर्मन में है, वो तो जर्मनी में है, यानी कंट्रोल तो कहीं और है। देखिए बच्चों, द होल्डर्स of the remaining shares except one, एक को छोड़ के सारे शेयर्स, all the directors were from Germany। जो डायरेक्टर्स थे, एक डायरेक्टर को छोड़ के बच्चों सारे डायरेक्टर्स जर्मन थे, रेसिडेंट इन जर्मनी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है बच्चों। इन द इंग्लिश कंपनी कॉमेंस्ड एन एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ ट्रेड डेट। जो हमारे कंपनी जो इंग्लैंड में बनी थी, जो कंपनी इंग्लैंड में बनी थी, लेकिन कंट्रोल्ड बाय whom? कंट्रोल्ड बाय द कंपनी इन जर्मनी एंड द डायरेक्टर्स वर आल्सो फ्रॉम जर्मनी। तो वो कंपनी ने किसी को माल बेचा, इंग्लैंड में कंपनी थी, वही कंपनी में किसी को इंग्लैंड में माल बेचा। वो जिसको माल बेचा वो कंपनी रिफ्यूज कर रही है पैसा देने के लिए कि भाई पैसा हम तो नहीं देंगे, हम तो नहीं देंगे। तो इसीलिए ये कंपनी जो गलत ऑलरेडी है वो जाती है कोर्ट में, वो जाती है कोर्ट में। तो कोर्ट बोलता है देखो भैया तुम हमारे पास आए हो ठीक है, लेकिन आप ऑलरेडी गलत हो, आपके जो डायरेक्टर्स है वो तो हमारे देश के दुश्मनी देश के डायरेक्टर्स, दुश्मनी देश के रेसिडेंट्स है। यानी इवन दो योर कंपनी इज फॉर्म्ड इन आवर कंट्री विच इज इंग्लैंड, even though your company incorporated in England, लेकिन your company is controlled by the people of Germany, मतलब directors of the Germany, therefore you will be considered as enemy company because your company is controlled by the people of the enemy country. Held, the company was an alien company and the payment of debt would amount of trading with the enemy। अगर पेमेंट कर दिया हमारे देश वाले कंपनी ने, जिसने आपके पास से माल खरीदा, अगर उन्होंने पेमेंट कर दिया तो वो माने जाएंगे एनिमी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो एनिमी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ये माना जाएगा। इसीलिए ये कंपनी आपको पैसा नहीं देगी बिकॉज यू आर एन एलियन कंपनी एंड देयरफॉर द कंपनी वाज नॉट अलाउड, therefore the company was not allowed to proceed with the action even though ये कंपनी ने माल बेचा, तो जाहिर सी बात है पैसे मिलने चाहिए माल के लिए, लेकिन कोर्ट बोलता है तुम्हारी कंपनी दिखती है हमारे देश की, तुम्हारे कंपनी भले बनी हमारे देश में, लेकिन तुम्हारी कंपनी के जो कंट्रोलर्स है वो हमारे दुश्मन देश के कंट्रोलर्स है, इसीलिए हम इस चीज़ को आगे बढ़ावा नहीं देंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। देखिए देखिए देखिए, वेयर द कंपनी इज़ अ शैम। बच्चों वेयर द कंपनी इज़ अ शैम मतलब जो कंपनी है वो मेयर एक मुखौटा लेके आई है, एक क्राइम कमिट करने आई है, एक बोगस कंपनी। देखिए क्या है, वेयर द कंपनी इज अ शैम। द कोर्ट ऑल्सो लिफ्ट्स द व्हील वेयर द नेचर इज मेयरली क्लॉक और शैम। कंप्लीट क्राइम कमिट करने के लिए, झूठ बोलने के लिए बनाई गई है और एकदम क्लियर कट झूठी है, इसीलिए ये कंपनी को हम फेक कहेंगे और इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। माय डियर व्यूअर्स, आगे बढ़ेंगे। कंपनी अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशन। आपने कंपनी ही इसीलिए बनाई है, ध्यान दीजिए, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ही इसीलिए हुआ है कि लीगल ऑब्लिगेशन से लोग भाग सके।
लीगल ऑब्लिगेशन से लोग भाग सके, अगर ये करने के लिए, सिर्फ यही करने के लिए कंपनी बनाई गई है बच्चों, वो भी बात गलत है, वो भी बात गलत है सॉरी। वेयर द यूज ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, जब एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का यूज इस्तेमाल हो रहा है टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, कुछ लीगल ऑब्लिगेशन फॉलो करना चाहिए था लेकिन वो ना करना पड़े, इसीलिए ही इसका कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कोर्ट में डिसरिगार्ड द लीगल पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी एंड प्रोसीड ऑन द अजम्पशन एज इफ नो कंपनी एग्जिस्टेड। तो इसीलिए कोर्ट का ये जिम्मेदारी है कि वो देखे कि एक्चुअली इसके पीछे कौन है और वो लोगों को सज़ा मिले, ना ही कंपनी को। बच्चों डेफिनेटली आप समझिए कंपनी क्राइम नहीं कमिट करती, लेकिन कंपनी के पीछे वो लोग, कंपनी के पीछे छुपे हुए वो लोग अगर कुछ ऐसा करने के लिए कंपनी बना रहे जिनसे उनका लीगल ऑब्लिगेशन ना पूरा करना पड़े, उनको लीगल ऑब्लिगेशन ना फुलफिल करना पड़े, इसीलिए उन्होंने ये कंपनी बना दी। बच्चों कंपनी एक्टिंग एज एन एजेंट और अ ट्रस्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स। कंपनी खास इसीलिए बनाई गई है, समझिए कंपनी खास इसीलिए बनाई गई है, कंपनी का और कोई काम नहीं है, समझिए कंपनी का और कोई काम नहीं है, सिर्फ एक ही काम है, उनको उनके शेयर होल्डर्स का एजेंट, मिडल मैन बन के रहना है, इसीलिए उन्होंने कंपनी बनाई है। बच्चों ये क्या कंपनी का कोई काम हुआ? ये कंपनी का कोई काम हुआ? बिल्कुल भी नहीं। देखिए वेयर अ कंपनी इज एक्टिंग एज एजेंट for its shareholders, the shareholders will be liable for the acts of the company if it is a question of fact. In each case, whether the company is acting as agent for its shareholders. आगे बढ़ेंगे बच्चों। प्रोटेक्टिंग पब्लिक पॉलिसी, समझिए प्रोटेक्टिंग पब्लिक पॉलिसी। द कोर्ट को अगर लगता है ये कंपनी ने ऐसा कुछ कर दिया है, कोर्ट को अगर लगता है ये कंपनी ने ऐसा कुछ कर दिया है जिससे कंट्री का पब्लिक पॉलिसी अफेक्ट हो रहा है, कंट्री की जनरल पब्लिक अफेक्ट हो रही है, देश अफेक्ट हो रहा है, बट जो टॉपिक कितना भी छोटा होने दो, अफेक्ट का जो साइज है अफेक्शन वो कितना भी छोटा होने दो, कैसे भी गलत होने दो, लेकिन अगर वो हो रहा है कंट्री की पब्लिक पॉलिसी को अफेक्ट कर रहा है बच्चों, तो ये गलत हो जाएगा। द कोर्ट इनवेरिएबली लिफ्ट्स द कॉर्पोरेट व्हील टू प्रोटेक्ट द पब्लिक पॉलिसी। देश में कुछ भी गलत नहीं करना है, कंपनी का खास अगर इनकॉर्पोरेशन इसी वजह से हुआ है कि देश में कुछ गड़बड़ करे, कुछ गलत करे, ये नहीं करना है। अगर ये कर रहे हैं तो दैट इज रॉन्ग। तो इन दैट केस my dear viewers, the court will lift the corporate wheel and prevent the transactions contrary to public policy. कुछ भी पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं करना है, पब्लिक को डिस्टर्ब किया तो कोर्ट विल लिफ्ट द पब्लिक पॉलिसी। ओके माय डियर व्यूअर्स, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, feel free to reach out to us in the comment section. This is Professor Neeti Doshi signing off. Thank you.